Hello friends, how are you all? I am Vali and today I am going to discuss a very important part which is research aptitude and statistics previous questions, December 2019 part 4. So in the previous sessions we have completed November 2020 and part 1 December 2019. So today I'm going to start from the part 2 December 2019. Here is the research questions. The combination of different approaches टू वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वैलिडिटी चेक करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं अपने रिजल्ट निकालने के लिए रिसर्च की स्टडी में, तो टेक्निकली उसको क्या कहा जाता है? मेटा एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रायंगुलेशन या फिर क्रॉस वैलिडेशन। देखो, मेटा एनालिसिस होता है किसी भी चीज को आप बार बार ये एनालाइज कर रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस, जो चीज ट्रेंड में चल रही है उसको आप एनालिसिस कर रहे हैं। क्रॉस वैलिडेशन, जब आप किसी चीज की वैलिडिटी को क्रॉस चेक करते हैं। जब बात आती है ट्रायंगुलेशन की, दैट मीन्स कि आप डिफरेंट अप्रोचेस को यूज कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप यूज कर रहे हैं, उसे हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आप यूज कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, दैट एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 2 एरर। जब एक इन्वेस्टिगेटर टाइप 2 एरर कमिट कर रहा है तब वो क्या कर रहा है? तब उसकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, ट्रू है, फॉल्स है, ये हमें बताना है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जब आपका टाइप 1 एरर होगा, टाइप 1 एरर कब होगा? जब आपका डिसीजन राइट होगा और आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी आपकी रिसर्च क्या होगी? सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी रिसर्च है उसमें हमें अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है और अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही हमारा सही प्रोसेस होता है रिसर्च का। अनटिल और अनलेस अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है और आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब जिस आपका जो डिसीजन है वो फॉल्स डिसीजन है, जो सही नहीं है, तब आपकी रिसर्च सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तब आप क्या करोगे? टाइप 2 एरर करोगे। At that time when your research is not significant, that means you done a type 2 error. तो it's very simple, इसका बहुत सिंपल सा की पॉइंट है कि अगर आपका टाइप 1 एरर है, सो दैट मीन्स आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो डिसीजन राइट है और रिजेक्ट हो रही है, विच इज वेरी करेक्ट। अगर टाइप 2 एरर आप कर रहे हैं, टाइप 2 एरर का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस, आपका जो डिसीजन है वो फॉल्स है, आप फॉल्स डिसीजन पे क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा? इसका बहुत सिंपल सा टाइप 2 एरर है तो अब हम देख सकते हैं कहाँ फॉल्स है कहाँ एक्सेप्ट है। दैट मीन्स आपकी जो नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो रही है और आपका डिसीजन है वो फॉल्स है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। An investigator wants to conduct a study on politically active student leaders। मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया कि आप किस पे रिसर्च कर रहे हैं? जो लड़के पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट है, लीडर्स हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो बताओ कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग है जो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा? जब आप अपना सैम्पलिंग करते वक्त आपको ऑलरेडी पता हो आप किसी पर्पस के थ्रू कोई काम कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे हो। कोटा सैम्पलिंग, जब आप एक होमोजीनियस ग्रुप्स के कोटा बनाते हैं अपने सैंपल कलेक्ट करने के लिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें आप नेटवर्क्स बनाते हैं, दो लोगों को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, वो अपने दो लोगों को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोलेंगे, इस तरह से यहाँ पे आप नेटवर्क बनाते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं और हर 5th बच्चे से आप इंटरव्यू लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आपने रैंडम सैम्पलिंग कर ली। पर्पसिव सैम्पलिंग, जब आप एक पर्पस के थ्रू सैम्पलिंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग, क्योंकि हम अपने सैंपल में पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स को ले रहे हैं अपनी स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैम्पलिंग, आपका प्रोसेस क्या है कि आपको रैंडम सैंपल ड्रॉ करना है, आपको बताना है प्रोसेस क्या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता है। देखो, जब हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी पड़ती है, पर पहले आपको क्या करना पड़ता है? अपने पॉपुलेशन को, जो आप पॉपुलेशन ले रहे हैं, गैस कीजिए हमारी क्लास है, ठीक है, हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमें ये पॉपुलेशन लेनी है, ठीक है। अब हमें अपने सैंपल साइज को डिसाइड करें कि हमें इतना ही सैंपल चाहिए, 50 स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए या 20 स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए, ठीक है। फिर आप कैसे लोगे? आपने डिसाइड किया कि हर 5th या हर 10 हर 5th स्टूडेंट को आप सैम्पलिंग करोगे, उसका इंटरव्यू जो भी आपको गेन लेना है, 5th 10 15, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? रैंडमली सिलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती। इजीली आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से करते करते आपके रैंडमली सिलेक्ट होते चले जाएंगे 100 तक के स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इजीली 50 हो गया, 55 हो गया, इस तरह से करते करते 100 तक आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेंगे।
मतलब आपने इस तरह से करके लिस्टिंग बना ली। पहले आपने क्या किया, पॉपुलेशन को टारगेट किया, फिर आपने अपना सैंपल साइज डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग आपने लिस्ट कर ली, फिर आपने अपना बहुत इजीली अपना सैंपल ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसमें। ये हमारा तरीका है किस तरह से सीक्वेंस में आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल, उस वेरिएबल के बारे में बताना है जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसका इफेक्ट जो होता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। क्योंकि जब हमारी रिसर्च होती है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उस पर हम क्या चेक करते हैं, इफेक्ट चेक करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल पे आप अपना इफेक्ट चेक करते हो, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वजह से होता है, जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आता है वो हम चेक करते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं यहाँ पे उस वेरिएबल की जो वेरिएबल डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स जैसे अगर आप क्लास में कोई भी चीज कोई मेथड चेक कर रहे हैं कि हम इस टीचिंग मेथड का इफेक्ट हमारे स्टूडेंट्स पे क्या पड़ता है, तो हमारे स्टूडेंट्स तो हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारी टीचर जो हो गई वो हो गई हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो एक मेथड लेके, क्लास में अचानक कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां से बहुत नॉइज आनी शुरू हो गई। अब जो डायरेक्टली तो ऑब्जर्वेबल नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्टडी में इफेक्ट डाल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया, जो आपका आंसर होगा, जिसकी वजह से आपकी रिसर्च में आपके वेरिएबल इफेक्ट तो पड़ रहा है लेकिन वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरवेनिंग वेरिएबल। An investigator wants to study the functioning of a school meal for the tribal children. The most appropriate research designed for this context would be classified as, देखो यहाँ पे रिसर्च किस ऊपर, हम जानते हैं नैरेटिव रिसर्च क्या होती है, जब ऑटोबायोग्राफीज वगैरह के बारे में है, पर्सनल टॉक्स के बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में बात की जा रही है, तो हमारा नैरेटिव रिसर्च आ गया। ग्राउंडेड थ्योरी, जब बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से थ्योरी को बिल्ड किया जा रहा है। फिनोमिनोलॉजी, जब आप किसी के फिनोमिना पे रिसर्च कर रहे हैं। एथनोग्राफी, जब आप किसी की ट्राइबल चिल्ड्रन पे, जब किसी के एक किसी के पर्सपेक्टिव पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्राइबल चिल्ड्रन पे रिसर्च हो रही है, तो ये हमारी कौन सी रिसर्च हो जाएगी, एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, क्वेश्चन में क्या पूछा, करेक्ट सीक्वेंस पूछिए एक्शंस की कंडक्टिंग इंटरवेंशन। जब आप एक्शन रिसर्च करते हैं एजुकेशन में, बहुत सिंपल है, और हर साल कहीं ना कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम पहले प्लान करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उस पर एक्ट करते हैं, फिर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि जिसमें हमने एक्ट किया वो सही है कि नहीं, फिर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट क्या है, हमारा करेक्ट सीक्वेंस है एक्शन रिसर्च की। So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning. In the next session में मैं आपके जुलाई 2019 की क्वेश्चंस कराऊंगी, which is very important for your upcoming exam. So please अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ना है, तो उन सबका रिवीजन हो जाएगा. So see you soon with the next video.